नंबर देना भूल गया, एक सेकंड। डेरिवेशन है। ठीक है, चलो देखो बेटा, जो प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर हैं, ओके, प्रोटीन स्ट्रक्चर बेसिकली इसको 4 लेवल में बांटा गया है। प्राइमरी स्ट्रक्चर लेवल, ये स्ट्रक्चर के लेवल है भाई, कौन सी स्ट्रक्चर क्या बताती है वो बताएंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एंड क्वाटरनरी। ओके, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर लेवल्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर लेवल, देन सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। कॉम्प्लिकेशन लेवल आपका प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्सरी से क्वाटरनरी ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्वाटरनरी में जैसे आपकी मान लो जो प्रोटीन्स की जो चेन है ना, प्रोटीन्स की जो चेन है वो ये कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ इसके अंदर दोनों तरह के प्रोटीन्स हैं। यहाँ पे फाइब्रस भी है, फाइब्रस प्लस ग्लोबुलर। ओके, ब्रॉड लेवल पे हम देख रहे हैं, और ये इस टाइप की स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन चेन है, अलग अलग टाइप की चेन है। फिर उसके बाद में ये क्वाटरनरी लेवल की है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा और अंदर चलते हैं सर, इसका एक छोटा सा पोर्शन ले लो ना, एक ये वाला और फिर ये दूसरी चेन है ना, एक ये वाली चेन ले ली, ठीक है, और ये दूसरी चेन यहाँ से जो चेंज हो रही है ये वाली ले ली हमने, ये वाला पार्ट छोड़ दिया, ये आ जाएगी टर्सरी में। ठीक है, फिर एक थोड़ा सा और छोटा पोर्शन, सर इस केवल इसी एक चेन को ले लो, ये लो भाई, ले ली मैंने, है ना, ले ली, ये हो गई आपकी सेकेंडरी लेवल। ओके सर, इसके अंदर इतने से छोटे पोर्शन को ले लो ना, केवल ये, इसको मैं मैग्नीफाई करके यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, अल्फा एमिनो एसिड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दीज आर द प्राइमरी स्ट्रक्चर लेवल। तो इंपॉर्टेंट चीज सर इसमें क्या देखनी है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा सर कि ये एक्चुअल में बताना क्या चाह रहा है। सर प्राइमरी स्ट्रक्चर तो जो है ना, इंफॉर्मेशन देगी आपकी अल्फा एमिनो एसिड के बारे में, अल्फा एमिनो एसिड की इंफॉर्मेशन देगी कि एक एसिड के बाद में, जैसे ये हो सकता है एलेनिन हो, फिर उसके बाद में ये वाला आपका ग्वानिन हो, फिर ये वाला हिस्टिडीन हो, है ना, लाइक दैट। भाई वो सीक्वेंस क्या है, अल्फा एमिनो एसिड की सीक्वेंस क्या है, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपको पता चलेगा, वेरी कॉमन, केवल सीक्वेंस। फिर उसके बाद में सर ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये हमारी 2 तरीके की हो सकती है। कैसे, एक होती है सर अल्फा, अल्फा हेलिकल या अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं, और एक बीटा प्लीटेड सीट, बीटा प्लीटेड सीट। कैसे बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, जो ऐसे कोइलिंग होती है बेटा, ठीक है, एक हेलिकल जो राइट हैंडेड स्क्रू होता है ना, राइट हैंडेड, उसकी जो चूड़ियां होती हैं आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ जाती है, तो ये राइट हैंडेड स्क्रू की तरह होती है, राइट हैंडेड स्क्रू। तो वो जो प्रोटीन है हमारा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में है या बीटा प्लेटेड सीट में। बीटा प्लेटेड सीट में क्या होता है, एक प्लेन के रूप में, जैसे मान लो यहाँ पे मेरा एक अल्फा एसिड है, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया COOH, और इनके बीच में चेन कौन सी होती है भाई, सॉरी बॉन्डेज कौन सी होती है, बॉन्डेज होती है सर पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज के बारे में मैंने बताया था, ये COOH इधर NH2, ऊपर नीचे मान लो हमने ये ले लिया, मैंने कल बताया था। फिर अगेन NH2CH, यहाँ पे मैंने दूसरा ले लिया, और यहाँ पे COOH, तो यहाँ से H, इसका H और इसका OH, ये बाहर निकल जाए, तो सर क्या बच गया, सर आप इसके अंदर जो है ना
एक तो C डबल बॉन्ड O बचेगा और इधर से NH बचेगा कि नहीं। सो दिस इज बेसिकली एमाइड लिंकेज CONH। ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड जो इस वाले अल्फा अमीनो एसिड और उस वाले अल्फा अमीनो एसिड को जोड़ रहा है, दिस बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, अगर ये पेप्टाइड बॉन्ड लिंकेज इस तरीके से बनती है कि भाई ये एक प्लेन में आ जाए, ठीक है, ऐसे अल्फा हेलिक्स ना बने, तो वो बीटा प्लेटेड शीट की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, बीटा प्लेटेड शीट। तो ये इंफॉर्मेशन मिलती है आपकी इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, ओके, कि वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में है या बीटा प्लेटेड शीट में है। फिर उसके अंदर टर्सरी क्या बताएगा सर, प्रोटीन ब्रॉड लेवल पे अगर देखा जाए तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है फाइब्रस और दूसरा होता है ग्लोबुलर, ठीक है, एक होता है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा ग्लोबुलर। फाइब्रस में क्या होगा, फाइब्रस में केवल और केवल लॉन्ग चेन्स होती हैं और वो पैरेलली अरेंज होती हैं, ऐसे, है ना, पैरेलली अरेंज ऐसे फाइबर की तरह। ओके, प्रोटीन चेन्स या आप बोल सकते हो अल्फा एमिनो एसिड चेन्स, दे आर पैरेलली अरेंज्ड एंड दे लुक लाइक फाइबर्स, उनको बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर में क्या होता है सर, ग्लोबुलर में जो प्रोटीन की चेन है ना, वो एक दूसरे के अंदर जम्बल्ड अप रहती है, ठीक है, बहुत सारी चेन, दूसरी चेन भी आई ऐसे करके, और वो क्या करेंगे लास्ट में एक स्फेरिकल शेप देती है। ग्लोबुलर, ग्लोब की तरह दिखता है वो। इससे होता क्या है, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सर यहाँ पे तो जो OH ग्रुप वगैरह जो होते हैं ना अल्फा एमिनो एसिड में, वो चेन के बीच में आने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, दे कम क्लोज टू ईच अदर। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये इनसोल्यूबल हो जाता है, इनसोल्यूबल। फाइब्रस प्रोटीन्स आर इनसोल्यूबल, ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन्स आर insoluble in water। क्यों? Because their OH group are busy in hydrogen bond formation between the chains, है ना, between the chains आपस में यूज हो गए। लेकिन यहाँ पर ग्लोबुलर में क्या होता है, OH ग्रुप बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो जाते हैं भाई थोड़े से, ठीक है, बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो जाते हैं, और बाहर की तरफ हो गए तो भाई बाहर का जो मीडियम है वाटर मीडियम, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर सोल्यूबल इन वाटर, इससे ये चीज हुई, ठीक है। तो टर्सरी किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी, वेदर इट इज फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर। क्वाटरनरी क्या बताएगी, क्वाटरनरी एक कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन देने वाली स्ट्रक्चर है, उसके अंदर भाई कितने फाइब्रस हैं, कितने ग्लोबुलर हैं, वो मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, वो कई चीजों के बारे में बताएगी। प्राइमरी अल्फा एमिनो एसिड की चेन के बारे में बताएगी, दूसरी शेप, वेदर इट इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लेटेड शीट। टर्सरी क्या बताएगी, फाइब्रस या ग्लोबुलर। क्वाटरनरी क्या बताएगी, कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, ओके। बाहर से अगर हम देखेंगे तो वो बहुत सारे डिफरेंट प्रोटीन्स के एक जम्बल्ड अप स्ट्रक्चर है क्वाटरनरी, ओके। तो जब भी हम जैसे डीएनए सीक्वेंस को पढ़ते हैं ना, डीएनए सीक्वेंस को सबसे पहले किसने पढ़ा था, 3 साइंटिस्ट थे उसमें, जिसमें एक अपना इंडियन था डॉक्टर हरगोविंद खुराना, है ना, उसने क्या किया था, डीएनए सीक्वेंस, डीएनए के अंदर जो बेस होते हैं, बेस की सीक्वेंस होती है, उसको स्टडी आउट किया था हरगोविंद खुराना ने, हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। 2 अदर्स थे, ठीक है, और एक ये था, बेस की सीक्वेंस को डिकोडिंग किया था उन्होंने, डिकोड किया था डीएनए को, कैसे किया था वो हम आगे आने वाले टाइम में अभी बताते हैं आपको। समझ में आ गया ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, ये स्ट्रक्चर लेवल है। इसमें सिंगल स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ये आ सकता है कि भी कैटेगराइज कीजिए प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर्स लेवल है वो क्या क्या है, तो आप बता दोगे। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज न्यूक्लिक एसिड, जो कि बायोमोलिक्यूल्स का कार्बोहाइड्रेट्स के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। इनको सर न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा गया, सर ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जो सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है और वहां पे ये पाए जाते हैं, ठीक है जी।
सर कितने टाइप के होते हैं? सर एक डीएनए और एक आरएनए, दो तरह के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और ये ओनली राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब इनकी कहानी को समझते हैं। सर इतना तो हमें पता ही है, आप क्या बताओगे? अभी बताएंगे। देखो भाई, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा 6 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 वाले कार्बन्स को जो हमने जिनकी स्टडी की थी, एक अलग अलग हो सकते हैं भाई, जिनमें से हमने एक नेम दिया था ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज क्या थे हमारे? अगर उनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर जब हम बताएंगे तो वो पायरेनोज थे, है ना, पायरेनोज। और क्यों थे वो पायरेनोज? क्योंकि वो पायरेन रिंग से, पायरेन का रिंग ऐसा होता है और उसमें एक ऑक्सीजन एटम ऐसा होता है, हेक्सागन होता है कैरिंग 1 ऑक्सीजन एटम, पायरेन रिंग से मैच कर रहे थे, इसलिए उनको पायरेनोज बोला। सर फ्रक्टोज, भाई फ्रक्टोज के अंदर तो एक पेंटागन था, है ना, ऐसे, और वो जो पेंटागन है किससे मैच करता था? फ्यूरेन से, फ्यूरेन, दिस इज आवर फ्यूरेन। तो फ्रक्टोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर था उसको बोला जाता है फ्यूरेनोज। ठीक है, फ्यूरेनोज। लेकिन ये बात थी 6 कार्बन एटम वालों की। जब आपका एक कार्बन एटम कम कर दिया जाए तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको बोला जाता है राइबोज। क्या बोला जाता है? राइबोज, पहली बात। ठीक है जी, इसमें स्ट्रक्चर कैसे है? सर सबसे नीचे वाला तो CH2OH होता है ना, बना के देखते हैं। ठीक है, CH2OH हो गया। फिर उसके बाद में सर अगर ये राइट में आ जाए ना, ये राइट में, तो उसको हम डी लगाते हैं, डी राइबोज, है ना। फिफ्थ का ये, इससे नेक्स्ट वाला, फिफ्थ नहीं, इसमें तो ये फोर्थ होगा। इससे ऊपर वाला जो कार्बन है वो डी ग्लिसर एल्डिहाइड से, जो हमने स्टैंडर्ड लिया था उसमें OH अगर राइट में आता है तो डी की कैटेगरी में, OH अगर लेफ्ट में आता है इससे ऊपर वाला ये, तो एल राइबोज। तो मुझे डी राइबोज पढ़ना है, डी राइबोज ले लिया भाई। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये राइट था, राइट हमारा क्या आता था? राइट लेफ्ट राइट, लेकिन बीच में 4 कार्बन हो तब ना, अब इसमें तो 3 ही है। राइट, यहाँ पे लेफ्ट आना चाहिए, लेकिन आपको लेफ्ट में नहीं लेना, सारे राइट में। ठीक है, सारे राइट में। ये क्या हो गया आपका? डी राइबोज। डी राइबोज में ऑल OH ग्रुप, जिसमें 3 कार्बन ग्रुप बीच में आते हैं, सारे के सारे राइट में है। इतना कर लोगे, डी राइबोज हो गया। सर इसका एक काम करो, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ। साइक्लिक स्ट्रक्चर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ये लो भाई। सर हमने ऐसे लिया था, ये वाला कार्बन नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन अगर यहां से अटैक करे, है ना, अगर इधर से सर राइट से अटैक करता था ना, तो ये H पॉजिटिव आयन किसके पास चला जाता था? सर ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आते थे और H यहाँ पे आ जाता था, है ना। तो ये राइट में फोल्ड करता है, और ये जो बॉन्ड बनेगा हमारा, ये सर इसको हम ऐसे शो करते हैं, इधर से अटैक किया था इस ऑक्सीजन को मैंने यहाँ उठा के रख लिया, ऐसे ही बनाते थे। तो सर ये तो अल्फा होता था, बिल्कुल इसमें भी ये अल्फा डी राइबोज होगा, अल्फा डी राइबोज है। लेकिन जो हमारा डीएनए होता है उसके अंदर बीटा डी राइबोज होता है। तो क्या करें सर, इस अटैक को है ना इधर से करवाओ, इस अटैक को इधर, यानी कि इस ऑक्सीजन को मुझे इधर लगाना पड़ेगा। तो इस OH को अगर मैं इधर लगा दूं तो क्या हो जाएगा भाई? ये बीटा बन जाएगा। तो मुझे बनाना है बीटा, तो इस OH को इधर कर दो और H को इधर, और ये जो बॉन्ड है कहां से लगा देंगे? इधर से, H को इधर पहुंचा दो। ये लो, इसका अटैक मैं यहां से करवा दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऑक्सीजन बीच में है, ओके। अब इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये मैंने बनाई लीनियर। साइक्लिक बनाओगे, साइक्लिक में सर 5 कार्बन एटम है ना, 4 कार्बन एटम और 1 ऑक्सीजन। सर ये तो ये बनेगा, पेंटागन बनेगा। हाँ भाई बिल्कुल, एक पेंटागन बनेगा, बना दो भी। पेंटागन हमें अभी बना देना है। ये ऑक्सीजन ले लिया, तो भाई ये है कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4, और ये ऊपर की चला गया CH2OH, कार्बन नंबर 5। ठीक है, तो इस पे एक नीचे की तरफ ये H हो गया। कार्बन नंबर 1 को पकड़ो भाई,
OH लेफ्ट में मतलब ऊपर, ठीक है। कार्बन नंबर 2 OH राइट में नीचे, ये लो सर नीचे, 3 पे नीचे, ये लो सर OH नीचे, ऊपर की तरफ H और H हो गया। नाउ इट इज बीटा डी राइबोज। सर इसमें और क्या करोगे, ये तो बीटा डी राइबोज है। अगर इस बीटा डी राइबोज में देखो भाई, कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 2 पे जो मेरा OH है, अगर उस OH में से ऑक्सीजन को हम हटा दें, यानी कि डी ऑक्सी राइबोज अगर आपको बनाना है, तो इस ये वाला हटता है। डीएनए के अंदर जो मेरा शुगर होगा ना, वो ये होगा, देखो मैं अभी बनाता हूँ। आरएनए में तो यही होगा, आरएनए में यही है, बीटा डी राइबोज, ये शुगर आरएनए में। लेकिन डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए के अंदर कार्बन नंबर 2 पे जो OH है, वहां से ऑक्सीजन हटा के, कार्बन नंबर 2 से अगर मैं ऑक्सीजन हटा दूं तो नीचे भी H, ऊपर भी H, यहाँ पे OH और ये H, और भाई ये हो गया H और ये CH2OH, ये कार्बन नंबर 5, ठीक है। दिस इज नोन एज, ये 1 2 3 4 एंड 5, इसका जो नेम लिखेंगे ये लिखा जाएगा बेटा 2 डीऑक्सी राइबोज। और कौन सा सर, बीटा, बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। ये है शुगर, ये है मेरा एक कार्बोहाइड्रेट। ये शुगर किस में मिलेगी आपको, ये मिलेगी भाई डीएनए के अंदर, ठीक है। ये वाली शुगर कौन सी, बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज, इसीलिए उसको डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। आरएनए में क्या मिलेगी सर, आरएनए में तो मेरी ये मिलेगी, ठीक है, क्या, बीटा डी राइबोज, यानी कि केवल राइबोज, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यहां तक इतना समझ में आ गया कि इसके अंदर जो शुगर है वो ये, जिसका फॉर्मूला ऐसे आया, और इसके अंदर जो शुगर है वो ये राइबोज एंड 2 डीऑक्सी। और दिमाग में इतना रहना चाहिए कि जो राइबोज के अंदर कार्बन नंबर 2 है, उसके ऊपर जो OH है, वहां से ऑक्सीजन आउट हुआ है, इसीलिए नेम ऐसे आया 2 डीऑक्सी राइबोज। अंडरस्टूड। नाउ कम टू द, फिर इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनी, ये वाला देखो, ये राइबोज का शुगर है बेटा पूरा, ये एक फ्यूरेनोज है ना, फ्यूरेन रिंग से बन रहा है, 5 मेंबर का है। ये स्ट्रक्चर हमारी बन गई थी। इसमें कार्बन नंबर 2 ये है, कार्बन नंबर 2 पे ये OH है, इस OH को यहां से हटा दो, ऊपर भी H नीचे भी H, तो ये हो गया आपका 2 डीऑक्सी, यानी कि ऑक्सीजन आउट हो चुका उसमें। डी का मतलब होता है निकलना, है ना, डीऑक्सी या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी हमने। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, दिस इज 2 डीऑक्सी राइबोज। ये शुगर यूज होगा डीएनए में। और ऊपर वाला कौन सा है, ये जो यहाँ ये ओ, ये तो एज इट इज रहेगा, सॉरी भाई, ये एज इट इज रहेगा, ये कहीं कहीं नहीं जाएगा। ये तो आपका पेंटागन का मेन पार्ट है, फ्यूरेन रिंग तो यही है। चलो अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अब ध्यान से, अब हम आगे बढ़े। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है भाई इंपॉर्टेंट, सर सब कुछ तो इंपॉर्टेंट है। ये लो डीएनए को पकड़ लो भाई, डीएनए के अंदर 3 चीजें होती है, एक होगा शुगर का मॉलिक्यूल, ठीक है, एक होगा सर उसके अंदर बेस, और सर एक होगा फॉस्फेट लिंकेज, PO4 3 नेगेटिव, एक होगा फॉस्फेट ग्रुप होगा, है ना, फॉस्फेट ग्रुप है ये, ठीक है। ओके सर, शुगर कौन सा होगा ये मैंने बता दिया आपको, इट इज बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। लिखने की जरूरत है, लिखने की जरूरत नहीं है। शुगर प्लस बेस, इसके ऊपर मैं आऊंगा, शुगर प्लस बेस को अगर हम मिला दें तो उसको बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। ये एक कंबाइंड मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है। ओके, कई बार पूछा जाएगा डिफाइन न्यूक्लियोसाइड, गिव वन एग्जांपल, तो आप बोल दोगे कि द कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल एंड बेस मॉलिक्यूल इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड, एज इन केस ऑफ डीएनए आप बोल सकते हो कि शुगर मॉलिक्यूल इज दिस वन एंड बेस जो अभी मैं बताने वाला हूं, आप उसमें से कोई एक रख दोगे, हो गया न्यूक्लियोसाइड। अगर न्यूक्लियोसाइड में मैं इसको भी मिला दूं, यानी कि इसको और इसको मिला के फॉस्फेट ग्रुप को भी इसमें मिला देता हूं, तो ये बन जाता है क्या, न्यूक्लियोटाइड। ओके जेंटलमैन, तो न्यूक्लियोटाइड थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल है, उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप भी आ जाता है। ये सर कैसे पता चला आपको, कैसे पता चला,
क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट करवाया गया। क्या एक्सपेरिमेंट? बहुत ही सिंपल, इतना सिंपल एक्सपेरिमेंट। क्या सर? हाइड्रोलिसिस। डीएनए का सैंपल लिया गया, ठीक है, ओके। डीएनए के अंदर क्या किया, ऊपर से पानी डाल दिया, और पानी डालते ही तीन चीजें मिली। एक तो शुगर का मॉलिक्यूल, जो कि वो था 2-डीऑक्सीराइबोस। सर कुछ बेस मिले। बेस किसकी फॉर्म में थे? नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप उनके अंदर थे, ऐसे बेस थे। अभी मैं आऊंगा इसके ऊपर। नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक वो होता है जैसे बेंजीन रिंग के अंदर सारे के 6 के 6 कार्बन, 6 कार्बन है, वो होमोसाइक्लिक रिंग है। लेकिन एक कोई भी कार्बन जैसे नाइट्रोजन से रिप्लेस हो जाए, दो तरह के एटम आने शुरू हो गए, तो वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो गया। नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ओके, हेट्रोसाइक्लिक रिंग लिखो यहाँ पे। हो गया, शुगर हो गया, बेस हो गया, फिर उसके बाद में क्या मिला हमें हाइड्रोलिसिस के बाद में? सर फोस्फोरिक एसिड मिला। फोस्फोरिक एसिड का सर फॉर्मूला तो ये होता है H3PO4। तो ये तीन चीजें मिली, शुगर, बेस एंड दिस वन। तब इसके अंदर पता चला कि भाई इसके अंदर तो जो ना ऐसे कॉम्बिनेशन होता है, ओके। नाउ डीएनए के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड अभी मैं बनाने वाला हूं। क्या ये आपने उतार लिया? हाइड्रोलिसिस, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। DNA upon hydrolysis gives 3 product. 2 are sugar and base. Third one is phosphoric acid, phosphorus acid, sulfuric acid, सल्फाइट, कुछ भी बोल देंगे। तो ये होता है फास्फोरिक एसिड H3PO4। दो ये हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं। अब मैं सबसे पहले बताऊंगा इनके लिंकेज के बारे में। बहुत ही बेहतरीन लिंकेज है, और उसी लिंकेज में से आपको क्वेश्चन उठा के दे दिया जाएगा। सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है। ये लोग सबसे पहले मैं बनाऊंगा अपना, अब तो ये याद हो गया होगा, याद हो गया सर। ये ऑक्सीजन यहाँ पे OH राइट में लेते हैं तो अल्फा वाला होता है सर, OH ऊपर H नीचे, बीटा डी राइबोस बनाना है सर। OH नीचे आया था, ऑक्सीजन आउट कर दिया था। मैं डीएनए की बना रहा हूँ पहले, H और H, इसमें OH नीचे आया था, ठीक है, और इसमें तो सर CH2OH ऊपर है, तो यहाँ पे H बचता है। 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। ध्यान देने योग्य बात, कार्बन नंबर 1 पे जो मेरा OH ग्रुप है, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करते हैं बेस के मॉलिक्यूल। बेस के मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं कार्बन नंबर 1 के साथ, ठीक है। और बेस कौन कौन से हो सकते हैं सर? एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ए फॉर अडेनिन, अडेनिन हो सकता है बेस। टी फॉर थायमिन, सी फॉर साइटोसिन एंड जी फॉर ग्वानिन, ठीक है, ग्वानिन। एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आप इसको याद करोगे, कर लोगे सर? बिल्कुल हो जाएगा। डीएनए में ये 4 तरह के बेस मिलेंगे। आरएनए में क्या होता है? थायमिन की जगह पे, टी की जगह पे यू हो जाएगा, यूरेसिल, ठीक है ना। आरएनए में क्या होगा? थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यू, दैट इज यूरेसिल। तो इसके ऊपर भी आएंगे हम, बिल्कुल आएंगे, एक एक करके सबके ऊपर आएंगे। सर इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है फिर? सर इस OH के साथ में कोई भी एक बेस लग सकता है, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे लग जाएगा सर मेरा बेस, ठीक है, कार्बन नंबर 1 पे। तो पहला क्वेश्चन यही हो गया कि जो हमारा राइबोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, कौन से कार्बन नंबर पे बेस अटैच होता है? कार्बन नंबर 1। नेक्स्ट दो चीजें लगा दी मैंने, ये न्यूक्लियोसाइड बन गया सर। अब वो लगा मैं फॉस्फेट ग्रुप। तो भाई फॉस्फेट ग्रुप पे जो है ना मेरा कार्बन नंबर 5 पे और 3 पे लगेगा। 5 पे लगाओ, पहले 5 पे लगाओ। ये देखो भाई, CH2OH इधर करो, और PO4, P डबल बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड होता है, और बाकी, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, इधर आओ, इधर आओ। P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH, ये स्ट्रक्चर होती है फास्फोरिक एसिड की। तीनों H हटा दो, तीनों H हटा दिए सर, यहाँ पे -1, ठीक है ना। तो क्या होगा?
एक बॉल को ऊपर फेंका गया ऐसे और नीचे आई, टोटल टाइम इसमें नोट किया गया। तो एक साइड की डिस्टेंस में कितना टाइम लगा? इनिशियल वेलोसिटी इज 0, वहां तक जाएगी, वहां रुकेगी, फिर 0, फिर वहां से स्टार्ट करेगी तो नीचे। तो जो वहां तक गई थी उसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी की फाइनल वेलोसिटी ऊपर से कंसीडर करो आप, ऊपर से नीचे की तरफ बॉल गई, रुकेगी, ग्राउंड पे टच होने से पहले उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, वो फाइंड आउट कर दिया। जो जी होता है वो 9.8 यूज होता है पोजीशन, स्मॉल जी की वैल्यू 9. यस यस यस। चलो आ गया। तो PO4 के अंदर 3 नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे ये जो ग्रुप है ना, जैसे यहाँ पे ऐसे रहा होगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ऐसे रहा होगा ये। तो जब मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ बेटा, देखो ऐसे POH, और ये मान लो इधर नेगेटिव है, मुझे तो एक ही चाहिए इधर से लिंकेज बनाना है, तो ये नेगेटिव ऐसे बनाऊंगा मैं। 2 H पॉजिटिव कहीं यूज हो चुके, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कहाँ है, ये मेरा ऐसे है। तो भाई ये इसका H और इसका OH अगर ये निकल जाए तो क्या निकलेगा सर? H2 निकल के बाहर जा चुका है, यानी कि मेरा जो फॉस्फोरिक एसिड का जो ग्रुप है, ठीक है, वो कार्बन नंबर 5 के ऊपर जो मेरा OH था ना, कार्बन नंबर 5, उसको लेके बाहर जा चुका है। तो अब मेरा ये बॉन्ड बन गया। तो फॉस्फेट ग्रुप कौन से कार्बन नंबर पे है? कार्बन नंबर 5। नाउ इट इज हैविंग ओनली 2 नेगेटिव चार्ज। ये क्वेश्चन भी आया था भाई, इन न्यूक्लियोटाइड, इन वन न्यूक्लियोटाइड द चार्ज कैरिड बाय फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप इन न्यूक्लियोटाइड द चार्ज कैरिड बाय फॉस्फेट ग्रुप इज 4 ऑप्शन -3, -2, -1, ठीक है, ऐसे करके न्यूट्रल, ठीक है, 4th ऑप्शन 0। तो बताइए कितना चार्ज है सर? PO4 3 नेगेटिव होता है, मैक्सिमम बच्चों ने ये आंसर किया फॉस्फेट ग्रुप का, जैसे इनने देखा ना -3, लेकिन वो -2 होगा अगर केवल एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात करता है तो। अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया? एक न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा था ये, -2 चार्ज था, ठीक है सर। अब ऐसा ही दूसरा एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब आगे बढ़ते हैं। अगेन सर आप ये बनाइए, एक काम करो, इसको है ना ऐसे शो कर लो, इधर डबल बॉन्ड और इधर O नेगेटिव, ये काम आएगा, ठीक है सर। इधर वाला तो ये बॉन्ड बन गया इसके साथ, कार्बन नंबर 5 के साथ CH2, और फिर ये नीचे की तरफ ऐसे आया था, और यहां से सर मैं पेंटागन बना देता हूं, ठीक है, बन गया। और इस कार्बन पे मैंने लगा दिया बेस, ये बेस 1, ये बेस 2 दूसरे का, ठीक है, और यहाँ पे H और H, ये डीऑक्सीराइबोज, ये OH और H हो गया। ये फॉस्फेट ग्रुप की बारी आई सर, 5 नंबर पे तो ये लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे ये O नेगेटिव हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, और इस साइड में सर OH था, लेकिन वो OH में से इसका OH और इसका H, यानी कि अब की बार कार्बन नंबर 3 का जो OH है वो यूज हो रहा है, मतलब OH ग्रुप यूज हुआ, वहां से H2O जा चुका है, और ये लिंकेज इसको बोलते हैं फॉस्फेट लिंकेज, ये वाले भी फॉस्फेट लिंकेज है। तो आपस में जुड़ गए भाई, एक ये न्यूक्लियोटाइड था, एक ये, लेकिन 2 न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ रहे हैं तो कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर, मतलब इस साइड का कार्बन नंबर 5 है, इस साइड का कार्बन नंबर 3 है। फॉस्फेट लिंकेज PO4 जो 3 नेगेटिव ग्रुप हैं जितने भी इसके अंदर मिलेंगे, वो या तो कार्बन नंबर 3 पे मिलेंगे आपको, या फिर कार्बन नंबर 5 के साथ, और ये लिंकेज ऐसे चलती रहती है। ये फर्दर यहाँ के थ्रू फिर फॉस्फेट से जुड़ेगा, है ना, और ये इधर वाला फिर कार्बन नंबर 3 से जुड़ेगा, ये कार्बन नंबर 5 से जुड़ेगा इधर, ठीक है ना, कार्बन नंबर, एंड इट इज कैरी ऑन। ये होती है अपनी DNA की चेन, जिसके अंदर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ऐसे जुड़ा रहता है, ठीक है। तो सर इसमें 2 चीजें तो कॉमन है, बिल्कुल कॉमन, कि सर एक तो जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, फॉस्फेट ग्रुप
वो हमारा सेम है, और दूसरा जो शुगर है वो भी सेम है सर। लेकिन बेस जो है ना, बेस वो हर न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंट हो भी सकता है, नहीं भी। जैसे इसमें मान लो यहाँ पे बेस है मेरा एडेनिन, नेक्स्ट वाले में हो सकता है ये मेरा थायमिन आ जाए, थर्ड वाले में अगेन एडेनिन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड करता है कि वो किसका है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज में ये सीक्वेंस अलग मिलती है। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन बोलते हैं ना कि डीएनए कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हेरेडिटरी, वो यही बेस की सीक्वेंस ही होती है। किसी में बेस की सीक्वेंस ऐसे मिल सकती है ए सी टी जी ए टी सी, कुछ भी मिल सकती है ना। तो ये जो उसकी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है ना, बेस सीक्वेंस, इसको फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, जैसे पेरेंट का डीएनए है, उसका जो बच्चा होगा उसका डीएनए, उसके अंदर ये बेस की सीक्वेंस मैच करेगी। हो सकता है कि 100% मैचिंग ना हो, भाई 80% करेगी, है ना, 90% करेगी, ऐसा तो नहीं है कि केवल 5% ही करेगी, है ना। 5% अगर 10% करेगी तो बोल देंगे कि ये उसका लड़का नहीं है। ठीक है, दूसरा कहाँ सीक्वेंस यूज कर सकते हैं सर, कोई मर्डर हो गया, है ना, वहां पे उसके सैंपल मिल गए, किसी ने बताया कि भाई ये तो सो एंड सो उसका लड़का है, किसी ने डाउट कर दिया नहीं सर ये तो उसका नहीं है, तो फिर उसका सैंपल लिया, उसके माता पिता का लिया, दोनों को मैच करवाया, मैच करेगा तो हाँ भाई आपका ही है, हो गया। तो कुछ केसेस को सोल्व करने के लिए यूज होता है। किसी केस में पेरेंट्स है कि नहीं ये इसके वो डिफाइन करने के लिए हो सकता है। और कहाँ यूज हो सकता है, कोई भी फोरेंसिक लैब में जब डीएनए की जांच होती है तो इनको बोला जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट्स, डीएनए फिंगरप्रिंट्स किसको, बेस की सीक्वेंस को, बेस सीक्वेंस। और यही जो ना हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाते हैं। ओके, चलिए अब एक चीज और इसके अंदर, यहां तक मैंने आपको बता दिया कि भाई डीएनए कैसे मतलब फॉर्म होता है, डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड कैसे बढ़ते हैं। याद रखना फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 के थ्रू जुड़ा रहता है। जो बेस होते हैं वो कार्बन नंबर 1 पे मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बेस हो सकते हैं लेकिन होंगे इन चारों में से ही कोई एक। ठीक है, चारों में से कोई एक। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेस सर 4 है, ए टी सी जी, नेम बता दिया मैंने सर, एडेनिन, थायमिन, सर साइटोसिन, बार बार बोलना इनको, एडेनिन को 50 बार बोलना, थोड़ा टंग पे आ जाएगा, नहीं तो हो सकता है एडेनिन को थोड़े दिन बाद में क्या बोलने लग जाओगे, साइटोसिन को कुछ और बोलोगे। गुआनिन, सी मिल गया, साइटोसिन मुंह में से अपने आप आना चाहिए, ए मिल गया, एडेनिन अपने आप, लाइक दिस। वेरी इंपॉर्टेंट, एडेनिन और थायमिन आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। एडेनिन ऑलवेज मेक्स बॉन्ड विद थायमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये आपस में अटैच्ड रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, साइटोसिन और ग्वानिन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं लेकिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन साइटोसिन एंड ग्वानिन। अब ये जो ए है ना, ये सी के साथ नहीं होगा, टी जो है ना जी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, ए हमेशा टी के साथ, टी हमेशा ए के साथ, सी हमेशा जी के साथ, सी हमेशा सी के साथ, यही बॉन्ड में मिलेंगे आपको। कभी भी इनका ये वाला बॉन्ड नहीं बन सकता, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये बॉन्ड नहीं मिलेगा। दीज आर पर्टिकुलर्स। क्यों, वाई, डिपेंड्स ऑन देयर स्ट्रक्चर। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ना वो डिसाइड करती है, हमारे हाथ में नहीं है, इनकी जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर। सर उसकी स्ट्रक्चर कैसे याद करें, वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं। सबसे पहले आप किसको पकड़ लो, एडेनिन को। अब ये वो टॉपिक है जहां से, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन, जहां से बच्चे आगे बढ़ने की बजाय बैकफुट पे आना शुरू कर देते हैं, कि इसको तो छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन मैं अभी देखना 1 मिनट के अंदर आपको ऐसे बता दूंगा कि इसको कैसे याद करना है, और आप सोचेंगे बस सर हो गया।
चलो एक बार तो मैं इसकी स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, फिर आप बताना कि सर क्या बना दिया, ये क्या बना दिया। ये एक पेंटागन, ये एक हेक्सागन, ठीक है। यहाँ पे कुछ डबल सिंगल डबल डबल डबल, यहाँ पे इस तरीके से होता है भाई, ठीक है। हाँ ये बन गया भाई, ये बन गया, ठीक है। ये अडेनिन की स्ट्रक्चर बन गई है कॉम्प्लिकेटेड, लग रहा है ना कॉम्प्लिकेटेड है, याद भी कर लोगे तो हो सकता है 2 दिन बाद भूल जाओगे। अब इसका तरीका देखो, इसका तरीका बनाया जाता है कैसे, ध्यान देना भाई। इसको पकड़ सकते हैं, नाइट्रोजन ऐसे मूव करना है, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, बस यात्रा पूरी हुई, है ना, यात्रा पूरी हुई। पहला इंफॉर्मेशन दिमाग में याद रखना, सर ये जो एडेनिन है ना, देखो ऐसे लिखा था ना मैंने, ऐसे, ये दोनों तो हैं प्यूरिन्स। प्यूरिन्स किसको बोलते हैं, ऐसे बेस जिसके अंदर एक पेंटागन भी है और हेक्सागन भी, यानी कि ये वाले होंगे सर, पेंटागन और प्लस हेक्सागन वाले, ऐसे वाले, इनको बोलते हैं प्यूरिन्स। और सर ये दोनों हैं आपके पायरिमिडीन्स। पायरिमिडीन्स सर नेम तो बड़ा है लेकिन इनकी स्ट्रक्चर छोटी है, इनके अंदर केवल एक हेक्सागन होता है, ठीक है, इनके अंदर केवल हेक्सागन, इसके अंदर एक पेंटागन और एक जो प्यूरिन्स है एक हेक्सागन होगा। कैसे बनाएंगे, अब बना लो, देखो भाई अब आराम से बन जाएगा। सर हम यहां से चले थे NH2 ग्रुप से, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन, फिर उसके बाद में कार्बन, ठीक है ना, और फिर इधर नाइट्रोजन, फिर उसके बाद में कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ये कार्बन आ गया था, ठीक है, और ये हमारी यात्रा हुई खत्म। अब देखो इधर देखो, यहां ये सिंगल बॉन्ड रहेगा भाई, सिंपल सी बात है, NH2 ग्रुप जब भी आएगा तो सिंगल बॉन्ड पे रहेगा। यहां से हमें शुरू करना है, डबल सिंगल डबल सिंगल, ये वाला डबल उधर मत जाना, इधर डबल, है ना, डबल सिंगल डबल, ऐसे करके बना सकते हो आप, ऐसे कर सकते हैं, हैं? अगर अगर मान लो इधर बना दिया तो डबल सिंगल डबल, तो ये सिंगल ये वाला डबल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बनाना है आपको, डबल सिंगल डबल, फिर ये सिंगल फिर ये डबल, अल्टरनेट पोजीशन पे कंजुगेशन होना चाहिए। पेंटागन में 2 ही डबल बॉन्ड बनेंगे, जैसे एक ये और एक ये, 2 बन गए ना पेंटागन में, हेक्सागन में 3 बनेंगे, 1 2 3, ठीक है, ऐसे बनाना, इस टाइप में बनाना है आपको, हो गया, अल्टरनेट पोजीशन पे लेके आएंगे। अब देखो जहां पे तीन नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हैं, 3 ही बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर रहेगा। कार्बन के 3 बॉन्ड, 1 2 3, एक हाइड्रोजन लगा दो। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड, 1 2 3, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कार्बन के 4 बन गए, कुछ नहीं आएगा, कार्बन के 4 बन गए कुछ, सर यहाँ पे 2 हैं, सर एक हाइड्रोजन लगाइए। यहाँ पे कार्बन के 3, सर एक हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पे 3 बन गए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये रेडी हो गया आपका अडेनिन, हो गया रेडी, यही है अडेनिन। ठीक है, याद हो जाएगा, कर सकते हो, 1 2 बार बनाओगे पूरा पक्का याद हो जाएगा। गुआनिन में क्या होगा, गुआनिन, गुआनिन में देखो ये भी एक प्यूरिन है। गुआनिन में क्या होगा,
कि सर एक तो ये वाला ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, बस इसको उठा के यहां रख दो, रख दिया, NH2 को उठा के यहां ले आए, ओके। और क्या होगा, ग्वानिन के अंदर NH2 यहाँ पे उठ के आ गया, 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, बस इतना ही होगा। एक सेकंड नोट डाउन करो तब तक। एक बार जस्ट मैं कंफर्म कर लेता हूँ बेटा कि कहीं यहाँ से अपनी गाड़ी तिरछे रास्ते में न चली जाए। हाँ, एडेनिन के अंदर NH2 है, ठीक है, ऊपर इधर से उल्टा दिखाया इन्होंने, लेकिन हमें ऐसे ही बनाना है, ठीक है, ऐसे लेके चले, NH2 ऐसे होते हुए ये डबल सिंगल डबल, हाँ ठीक है भाई, एडेनिन इज ओके। फिर उसके बाद में गुआनिन, गुआनिन में क्या है, जहां पे NH2 था वहां से उठ के और NH2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, सही बनाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नंबर ऑफ बॉन्ड्स देख लो भाई, नंबर ऑफ बॉन्ड, यहाँ पे अगर ये ऑक्सीजन आएगा, याद रखना इनके अंदर जो रिंग के अंदर जो कार्बन और नाइट्रोजन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, CH2 ग्रुप नहीं आएगा कहीं पर भी, जहां पे 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी ना वहां पे आप ऑक्सीजन बॉन्ड लगाओगे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये लग गया। तो अगर 2 बॉन्ड ये बन गए तो 3 और 1 4 हो गया। अब इस नाइट्रोजन का देखो सर, ये 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, सर इसके ऊपर एक NH लगाइए, ठीक है, इसके बन गए, सर इसके 3 बॉन्ड ठीक है, इसके 4 ठीक है, इसके 4 ठीक, बाकी सब सेम, ठीक है ना, बाकी ऑल आर सेम, वेरी नाइस, हो गया कंप्लीट। अब हम किसकी बात करेंगे, एक और ले लेते हैं हम, साइटोसिन ले लो भाई, साइटोसिन, साइटोसिन, साइटोसिन को देखते हैं कैसे बनेगा। साइटोसिन मैंने आपको क्या बताया, साइटोसिन सर एक हेक्सागन होता है, पायरिमिडीन्स होता है, एक पायरिमिडीन बेस है, इसके अंदर एक हेक्सागन होगा, हेक्सागन बनाओ भाई, हेक्सागन को सेम फॉलो करो, ये वाला उठा लो, कार्बन, सर नाइट्रोजन, छोटा सा चेंज होगा, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, कार्बन के बाद में यहाँ पे एक चेंज है इसके अंदर, साइटोसिन में कार्बन के बाद में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, ठीक तो है, कार्बन कार्बन, और ये आ गया, एक सेकेंड, ठीक, ये वाला जो पार्ट है, जैसे हमने इसमें से एज इट इज ले लिया साइटोसिन में, और इसके अंदर NH2 ऊपर वाला कार्बन में एक NH2, यहाँ पे एक NH2 ग्रुप लगाओ बेटा, NH2, डबल बॉन्ड हमारे 2 ही पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, एक तो ये डबल सिंगल डबल, बस इतना ही है, बाकी को पूरा करो, बाकी को पूरा कर दे, इतनी पोजीशन पे रहेगा। यूं समझो कि जैसे ये जो एडेनिन था उसका उठा के हमने यहाँ पे रखा, इसके अंदर NH2 है, ठीक है, इतना वाला पार्ट हमने ले लिया, यहाँ पे इसके अंदर ये डबल बॉन्ड था, सिंगल था, ये डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक सेकंड रुकना भाई, कार्बन हो गया 1 2 3, 1 2 3, इधर आएगा भाई, इसके अंदर डबल बॉन्ड आएगा, इधर नहीं आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑक्सीजन एटम इसको पूरा कर देगा, बस ये चेंज होगा भाई। क्या चेंज है, एडेनिन के अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड था बेटा, ये भी डबल बॉन्ड है, ये एज इट इज, ये दोनों डबल बॉन्ड है, बस ये वाला जो है सिंगल हो गया यहाँ पे,
बेसिकली एडेनिन वाले पार्ट को उठाया तो। और जैसे ये सिंगल होगा तो यहाँ पे CH2 हम लगा नहीं सकते, हम ये लगाएंगे। बाकी पूरा कर दो भाई, 1 2 ये H, 1 2 3 H, 1 2 3 H, और यहाँ पे 1 2 3 है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर, बस ये हो गया आपका साइटोसिन, पूरा हो गया साइटोसिन। बना लो इसको। कैसे याद करना है सर? ऊपर से चले थे हम, नाइट्रोजन कार्बन, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, और ये कार्बन। सर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड हमने हटा दिया, यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन एटम, बाकी पूरा हमने कर दिया। यही है साइटोसिन। ये क्या है? एक पैरामिडिन है साइटोसिन। थायमीन में क्या होगा? थायमीन में एक तो ये चेंज होगा भाई, ये वाला जो है ना, ये यहाँ पे लग जाएगा CH3 ग्रुप। थायमीन का कैसे बनाओगे? बना लो। एक तो ये चेंज है थायमीन ग्रुप का, और दो आएंगे इसके अंदर CO ग्रुप, ये वाला भी CO ग्रुप बनेगा, ये भी CO ग्रुप बनेगा, तो ये CO ग्रुप बनेगा ऐसे, बन गया। मैच कर लेते हैं। थायमीन का ऊपर वाला जो कार्बन है CO, ठीक है, फिर उसके बगल में नाइट्रोजन है, फिर कार्बन, कार्बन के साथ CO, फिर नाइट्रोजन है, फिर कार्बन, और फिर कार्बन, और इसके अंदर केवल और केवल बस यही वाला डबल बॉन्ड है, ये वाला हट गया भाई, ठीक है। साइटोसिन में क्या बताया मैंने? साइटोसिन में हमारा एक NH2 ग्रुप था और एक कीटोन ग्रुप था। थायमीन में NH2 की जगह पे CO ग्रुप आ गया, और एक एक्स्ट्रा एंट्री मारी इसने CH3 ग्रुप ने H की जगह पे, बस इतना ही चेंज है और कुछ नहीं है। दिस इज थायमीन, हो गया। अब और कौन सा बच गया? इनको पूरा कर लो। बाकी कहीं लग रहा है तो आपको सर 1 2, ये इधर हाइड्रोजन आएगा, 3 बॉन्ड बनेंगे सर। कार्बन सर 1 2 3 4, ठीक है, नाइट्रोजन बन गया, ये भी बन गया, ये भी हो गया, सारे पूरे हो गए भाई। ये आपका है थायमीन। थायमीन किसमें होता है? DNA में। इसकी जगह पे आता है यूरेसिल, किसमें? RNA में। तो सर उसमें तो बहुत ही कम डिफरेंस है, बस इस CH3 ग्रुप को हटा दो, H लगा दो, ये आपका बन जाएगा यूरेसिल, बस इतना ही डिफरेंस है। कर सकते हैं? बन गए सारे? जैकेट तो बड़ी बढ़िया है। बताओ भाई, यहां तक आते आते हमने एडेनिन को देख लिया है ना, जो कि सबसे पहली जो स्ट्रक्चर थी। एडेनिन के बाद में हमने किसको देखा? गुआनिन को देखा, जिसके अंदर 2 CO ग्रुप हो गए। फिर उसके बाद में कौन से आए थे? साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। सबके स्ट्रक्चर को आपको बेटा 3 4 बार 5 बार बना के देखना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। आएंगे ये स्ट्रक्चर आएगी, काम में आएगा आप लोगों के, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन बना के दे सकता है, डायरेक्टली शेप भी पूछ सकते हैं। शेप दे दिया और पूछ रहे हैं कि बताओ भी ये कौन सा बेस है, दिस स्ट्रक्चर इज शोन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे करके दे देगा। ये भी पूछ सकते हैं कि एडेनिन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन एटम बताइए टोटल कितने हैं, वो पूछ सकता है। नंबर ऑफ NH2 एंड CO ग्रुप बताइए कितने हैं, ये भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ओके, ठीक है जी। ये DNA और ये RNA। नंबर 1, इसकी फुल फॉर्म लिख देंगे, इट इज बीटा D 2 डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इट इज बीटा D राइबो न्यूक्लिक एसिड, हो जाएगा पहला डिफरेंस। दूसरा, इन दिस C2 कार्बन हैज H and H, in this C2 कार्बन हैज H and OH, दूसरा डिफरेंस। तीसरा,
दिस हैज बेस ATCG, दिस हैज बेस AUCG, नेम लिख देना अगर लिख सको तो। फोर्थ वन DNA जो होता है सर, इसकी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि ये देखो, एक जो स्ट्रैंड है ना ऐसे चलता है, डबल स्ट्रैंड होते हैं इसके अंदर, और दूसरा इसका उल्टा चलेगा। एक राइट हैंडेड स्क्रू है, एक स्ट्रैंड ऐसे चल रहा है और एक स्ट्रैंड ऐसे चल रहा है, ठीक है। एक लेफ्ट हैंडेड और एक राइट हैंडेड, इसीलिए इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोला जाता है या डबल हेलिक्स। लेकिन आरएनए क्या होता है, आरएनए में तो केवल एक सिंगल स्ट्रैंड ही होता है, ठीक है। ऐसे सिंगल स्ट्रैंड ही मिलेगा इसके अंदर, सिंगल स्ट्रैंड होता है इसके अंदर, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। चार डिफरेंस हो गए। फिफ्थ वन ये है कि इट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन या हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ बेस सीक्वेंस। बेस की सीक्वेंस कैसे भाई, जैसे मान लो इस स्ट्रैंड के अंदर यहां पे मेरा बेस है A, यहाँ पे है C, यहाँ पे है G, यहाँ पे है T, एक स्ट्रैंड में मैं बना रहा हूं। यहाँ पे T, फिर सर आ गया G, फिर आ गया सर मान लो A, फिर आ गया सर C, कुछ भी आता जा रहा है ना, फिर आ गया मान लो यहाँ पे T, लाइक दैट सारे आते जा रहे हैं। तो इस स्ट्रैंड के बिल्कुल सामने जो यहाँ पे जो इस दूसरे स्ट्रैंड का जो बेस होगा ना, वो फोर्सफुली T होगा, क्योंकि A T के साथ बॉन्ड बनाता है। इस C के सामने या अपोजिट जो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड में, और कितने बॉन्ड बनेंगे भाई दोनों के बीच में, A और T के बीच में डबल बॉन्ड। C के सामने आपको क्या मिलेगा, G मिलेगा सर, और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा हाइड्रोजन का। G के सामने यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, C, T के सामने यहाँ पर A, G अगर यहाँ पे है तो यहाँ पर C मिलेगा, ठीक है। A यहाँ पर है तो यहाँ पर T मिलेगा, C यहाँ पर है तो यहाँ पर G मिलेगा, दूसरे स्ट्रैंड में आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने। अगर मैं इतना सा पोर्शन ले लूं ना, जैसे मान लो मैं केवल इतना सा पोर्शन ये और इसको कंसीडर करूं ऐसे, ये और ये ऐसे कंसीडर करूं, इधर इसमें है C, इस स्ट्रैंड में मान लो यहाँ पर साइटोसिन है, तो इस स्ट्रैंड के अंदर यहाँ पे G होगा और उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा ऐसे, ठीक है। ये स्ट्रैंड है, मैं लाइन बना रखी है, स्ट्रिप होती है ऐसे, ठीक है। सारे जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। फिर जो दूसरा जो स्ट्रैंड है उसके अंदर जो बेस की जो सीक्वेंस होगी वो इनके अकॉर्डिंग होगी। तो ये जो बेस है ना, इनकी सीक्वेंस पेरेंट्स में और उनके जो एंसेस्टर बोल रहा हूँ, जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे या जो भी बच्चे होंगे उनके अंदर ये सेम मिलनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जब डीएनए की अनकॉइलिंग होती है ना, जैसे मान लो ये डीएनए है हमारा, ओके, एक स्ट्रैंड ये है, ये मैं ऐसे क्यों बना रहा हूँ, ये एक्चुअल में ऐसे ऐसे है, लेकिन मैं स्ट्रक्चर को सही बनाने के लिए मैं ऐसे बना रहा हूँ। इसकी मिरर इमेज बना दो यहाँ पे, ये लो, अब ये दोनों स्ट्रैंड दिखेंगे, एक ऐसे घूम रहा है और एक ऐसे, मतलब अपोजिट वे में। जब यहाँ पे डुप्लीकेशन जब होती है, मतलब जब ये डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, देखो मैं एक थोड़ा सा बता देता हूँ। एक हार्मोन होता है जो डुप्लीकेशन को इनिशिएट करता है, ठीक है, हार्मोन, उसको डुप्लीकेशन के पीछे ASE कुछ ऐसे वर्ड लगा के, जितने भी हार्मोन होते हैं उनके पीछे ASE लगा रहता है। जैसे कौन सा, इन्वर्टेज, जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं, एंजाइम और हार्मोन बेसिकली एक ही कैटेगरी से होते हैं, दोनों प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, तो वो कैटालाइज करता है इसको। जैसे ही वो हार्मोन बीच में आया, वो क्या करता है, यहाँ पे जो भी बेस होंगे ना, इधर बेस, उनके बॉन्ड को तोड़ देता है। बॉन्ड तोड़ते ही क्या होगा, ये वाला स्ट्रैंड अलग और ये वाला स्ट्रैंड अलग, ठीक है। मैं ऐसे ले लेता हूं, हालांकि रहेंगे उसी स्ट्रक्चर में। जब इसके पास ये डीएनए बनेगा, है ना, डीएनए का दूसरा जो स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है ना, डुप्लीकेशन हो रहा है अभी, देखो इस एक डीएनए से दो डीएनए कैसे बनेंगे, और सेम सीक्वेंस वाले। यहाँ पे इसके अंदर A था, ये T था, ये C था, ये G था, है ना, वो इसी का पार्ट था, है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पर इसके सामने यहाँ पे क्या रहा होगा, इसके अंदर रहा होगा सर T, इसके सामने पहले रहा होगा सर
टी के साथ तो ए बॉन्ड बनाता है, सी के साथ जी बनाता है, जी के साथ सी बनाता है। लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, नया डीएनए जब बनता है, तो सर इसके अंदर भी ए के सामने क्या आएगा, सर ए के सामने टी आएगा, टी के सामने ए आएगा, सी के सामने जी आएगा, जी के सामने सी आएगा। इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इनके बीच में डबल बॉन्ड। पहले भी यही था भाई, पहले भी बेस की सीक्वेंस दोनों स्ट्रैंड में ऐसे ही थी। अब भी जो नए जो बनेंगे, इसके अंदर जो नया बनेगा, मान लो यहाँ पे टी के सामने ए के सामने टी, जी के सामने सी के सामने जी। तो इस तरीके से डीएनए डुप्लीकेशन होता है। सेम बेस की सीक्वेंस रहती है उनके बच्चों में भी, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि नेचर में बना ही ऐसे, ए के साथ टी ही ज्वाइन कर सकता है। ओके, तो मैं ये बोलूंगा कि डीएनए जो है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, लेकिन आरएनए के अंदर तो सिंगल स्ट्रैंड होता है, उनके अंदर बेस की कोई भी सीक्वेंस हो सकती है, ठीक है, और वो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन लेके नहीं जाता। सिक्स्थ वन, इट प्रोवाइड ए टेम्पलेट या बेसिस, ए टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का सिंथेसिस करवाते हैं भाई, ठीक है ना। जो भी प्रोटीन की लंबी लंबी चेन मिलती हैं, छोटे छोटे अल्फा एमिनो एसिड, जैसे डीएनए क्या है, डीएनए एक जगह देता है प्रोटीन को बनाने की, टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उसके अंदर लेके कौन आएगा प्रोटीन को बनाने के लिए, ये आरएनए। आरएनए आर ऑफ थ्री टाइप, एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए, और एक होता है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। मैसेंजर क्या करेगा, डीएनए ने सिग्नल भेजा इसको देके कि भाई साहब मुझे इंसुलिन बनाना है, ठीक है, इंसुलिन फॉर्म करना है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करनी है। और इंसुलिन के अंदर जो अल्फा एमिनो एसिड है, पहले एलानिन है, फिर भाई ग्वानिन है, ग्वानिन बोल रहा हूँ, सबसे छोटा कौन सा होता है आपका, ग्वानिन ही होता है। फिर उसके बाद में मान लो हिस्टाडीन है, और ये एक अल्फा एमिनो एसिड की सीक्वेंस है, बेस की सीक्वेंस नहीं, प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए जो अल्फा एमिनो एसिड चाहिए, ये मैसेंजर टीआरएनए के पास मैसेज लेके जाएगा कि भाई साहब डीएनए ने बोला है हमें ये वहां पे पहुंचाना है सबसे पहले। तो टीआरएनए क्या करेगा, ट्रांसफर का काम करता है, बॉडी में से कहीं से भी या सेल में से भी किसी पार्ट में से ये इसको उठाएगा और वहां पे पहुंचा दिया, ठीक है। इसके बाद में मैसेज आया कि आपको ग्वानिन लेके आना है, तो ये मैसेज लेके जाएगा, ये पहुंचाएगा वहां पे जी, ठीक है। ऐसे करके ये हेल्प करते हैं दोनों, और ये पाया जाता है राइबोसोम के अंदर आरएनए, वो भी प्रोटीन सिंथेसिस का पार्ट करवाते हैं। जो भी बाकी बची कुची क्रियाएं हैं वो ये करवाता है, मेन पार्ट इनका रहता है मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। अल्फा एमिनो एसिड कौन सा लेके जाना है वो ये बताएगा, और लेके जाने का काम ये करेगा, ठीक है। डीएनए प्रोवाइड टेम्पलेट और बेसिस फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। हो गया, तो इतने डिफरेंस आप लिख सकते हो, और यहां कहानी खत्म करेंगे हम किसकी, डीएनए और आरएनए की। इसमें जो बेस की जो डिकोडिंग की थी कि भी किसी भी पेरेंट में बेस के सीक्वेंस को कैसे पढ़ा जाएगा कैसे नहीं, उसको पढ़ा था हरगोविंद खुराना ने, ठीक है, हरगोविंद खुराना। उनको नोबेल प्राइज मिला था, 2 डॉक्टर और थे, ठीक है, इंग्लैंड के थे वे दोनों डॉक्टर। और इनकी इनिशियल स्टडी जो हुई थी वो भी इंग्लैंड में हुई थी, कुछ दिनों के लिए भारत आए थे, फिर बाद में इंग्लैंड चले गए थे। एनी डाउट यहां तक? अब अपना पोर्शन कौन सा बच गया, एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स वाला, ठीक है। यहां पे हम इसको क्लोज करेंगे बेटा, कुछ नहीं बचा अब इसके अंदर।